इस पे अब हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस को कैटेगराइज कर सकते हैं। बताओ इसका शेप और साइज चेंज होगा क्या? बताओ जरा, सॉलिड का क्या शेप साइज चेंज होता है? नो चेंज। बताओ क्या लिक्विड का चेंज हो सकता है? यस। बताओ क्या गैस का चेंज हो सकता है? यस। चलो मूवमेंट बताओ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बताओ, हाईएस्ट किस में होगी? बताओ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मतलब एटम सबसे ज्यादा किसके मूव कर सकते हैं? आप ही लोग बताओगे अभी आंसर, अब ये मैं नहीं बताऊंगा। बताइए सबसे ज्यादा किस में बोलेंगे? तो बच्चों ने बोला सर सबसे हाईएस्ट हमारी गैस में होगी सर, फिर उसके बाद लेस देन, लेसर देन किससे? गैस से कंपेयर कर लो, है ना, गैस से कंपेयर कर लो, और इसको बोल दो लीस्ट, लीस्ट या नो मूवमेंट, है ना। वैसे अगर आप बहुत अंदर देखेंगे ना फोकस करके तो मूवमेंट होती है, पता है आपको, लीस्ट या नो मूवमेंट, और नो मूवमेंट सॉलिड में भी होती है बट बहुत कम होती है, और नेग्लिजिबल कह सकते हो आप। लीस्ट कह लो या कह लो नेग्लिजिबल, ऐसा कहो, नेग्लिजिबल लिखो, नेग्लिजिबल बहुत ही कम। ठीक है जी, नेग्लिजिबल मूवमेंट, सही है जी। सर एनसीईआरटी लाइव क्लास कब है? बेटा बहुत जल्दी होगी इसकी एनसीईआरटी, वैसे इसकी एनसीईआरटी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, कंप्रेसिबिलिटी बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी? आप सोचो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हाईएस्ट किसकी होगी? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सॉलिड की हाईएस्ट होगी कंप्रेसिबिलिटी? क्या सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी? मेरा बर्थडे आता है बेटा 16 अगस्त को। देखो यस बोलने लगा कोई, मैं बोल रहा हूं सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाई होगी तो यस बोल रहे हैं। नलायकों सुना तो करो क्या बोल रहा हूं। कंप्रेसिबिलिटी कंफ्यूज कर रहे हैं सर, तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या? कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट गैस की होती है। क्यों होती है? क्योंकि एटॉमिक स्पेस सबसे ज्यादा होता है, लेसर देन गैस होती है। और क्या होता है? ये लीस्ट होती है, ये नेग्लिजिबल होती है। अरे समझ आ रही है भैया बात? अब चौथी जो बात है वो एक नया टॉपिक है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इस शब्द को, जिसका नाम है डेंसिटी, जिसका नाम है डेंसिटी। बेटा आपकी मेरी जो क्लास है, जो मेरी क्लास है उसको हम लेते हैं 7:30 बजे, ठीक है। हाँ, क्या हाल भैया? नए बच्चे कौन कौन आए हैं अभी लाइव में? मोहम्मद, शिवानी, अब्दुल, यशिका, श्रुति। व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्पेस? मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस को मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। हाँ मोहम्मद जियाद पूछे बेटा। 50 लाइक्स होने वाले हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे 9th क्लास में कितने मार्क्स थे? तो मेरे लाइफ के सबसे ज्यादा गंदे मार्क्स 9th में ही थे। इसके पीछे भी बड़ी प्यारी कहानी है, और इस वजह से ना जो मेरे 9th में मेरे साथ जो हुआ था ना, उस वजह से लाइफ में ना मैंने फिर गंदा फोड़ा। तो बहुत छोटी सी कहानी है, वैसे मैं बता देता हूँ। तो मेरे ना जैसे हमेशा से ही मैं स्कूल में फर्स्ट सेकंड या थर्ड, मैक्सिमम थर्ड तक, इवन मैं आपको कभी, बहुत फनी है वैसे तो बच्चों के आते होंगे, बट मेरे 6th क्लास में 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स भी आए हुए हैं, ठीक है, मतलब फुल आउट ऑफ फुल, ठीक है। 7th 8th मैं हमेशा से ही मतलब पढ़ने में नेचुरली ठीक था। तो 9th क्लास में पता है क्या हुआ? 9th क्लास में ना पहली बार ना हमारे स्कूल टीचर्स, मतलब वो कभी सुन ले तो एक अलग बात है, वैसे भी मतलब मैटर नहीं करता, क्योंकि उन लोगों ने मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में बहुत ही कम कंट्रीब्यूट किया स्कूल टीचर्स ने। मेरे दूसरे टीचर्स बहुत अच्छे थे बाहर के। तो 9th क्लास में क्या किया, मैं कोचिंग तो जाता नहीं था क्योंकि ट्यूशन की जरूरत नहीं थी। तो स्कूल टीचर्स होते हैं ना जो कोचिंग पढ़ाते हैं स्कूल के बाद, तो मेरे स्कूल टीचर्स ने क्या किया, मेरे थ्योरी में तो बहुत बढ़िया मार्क्स, मतलब थ्योरी में मेरे ऐसे 35 में से 34, मेरे मान लीजिए 50 मार्क्स का पेपर है तो 49 48 ऐसे ही मार्क्स हमेशा। लेकिन जब साल में फाइनल रिजल्ट बनाने गए तो पता क्या किया आपको? पता है पहले ना 30 मार्क्स ना उसके होते थे प्रैक्टिकल के, और वो तो उनके हाथ में होते थे। प्रैक्टिकल में आपको पता है कोई तरीका ही नहीं होता। प्रैक्टिकल में 30 में से मेरे को आज भी, मुझे, मैं आपको अपनी मार्कशीट कभी दिखाऊंगा, 30 में से 19 मार्क्स, 15 मार्क्स दे दिए। इस वजह से मेरे 9th क्लास में मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा कम परसेंटेज बने,
वो बने 82% नाइन्थ क्लास में, ठीक है। लेकिन अगर मेरे थ्योरी के मार्क्स देखे जाते तो अगेन मेरे वही 97, 98 इस तरह के परसेंटेज होते। जब 10th क्लास आई तो 10th क्लास में मैं समझ गया कि इनके हाथ में तो कुछ है नहीं, और स्कूल की रेपुटेशन है तो ये मुझे चाह के भी कम मार्क्स नहीं दे सकते प्रैक्टिकल में। 10th क्लास में मेरे मैथ में 99 मार्क्स थे, साइंस में मेरे 98 मार्क्स थे, सिर्फ मेरे एसएसटी में मार्क्स कम थे 92, है ना। तो ओवरऑल परसेंटेज वही 93 के आसपास बन रहे थे, क्योंकि एसएसटी मेरे 92 नहीं थे, 91 ऐसे कुछ मार्क्स थे। तो बड़ी फनी सी स्टोरी है वो भी, मतलब बड़ा ही खतरनाक था भाई वो। और फिर तो फोड़ा उसके बाद मैंने, मतलब 11th में आप देखना, 10th से 11th में ना भैया दीदी से पूछना हालत खराब हो जाती है। मेरे 11th में 89% थे, 89.6, बहुत ज़्यादा होते हैं 11th में। वो जब आप 11th में आएंगे तब पता चलेगा। और 12th में तो फिर मैंने ड्रॉप ले लिया था और फिर मेरा IIT निकल गया था, तो बस। बेटे 82 बहुत कम है, आपके 9th क्लास में हलवा होता है, 9th क्लास में फुल आउट ऑफ फुल आने चाहिए। लेकिन कोई पूछता नहीं है, क्योंकि मैंने IIT दिल्ली से पढ़ाई की हुई है, तो कोई फिर उसके बाद पूछता नहीं है। इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में। अगर आपका इंटरेस्ट है तो लोग आपसे जलेंगे, टीचर भी जलते हैं कभी कभी। जैसे मेरे स्कूल के टीचरों को मुझे नहीं लगता पढ़ाना बहुत सही तरीके से आता था यार, है ना। वो जवाब ही नहीं दे पाते थे कभी भी। तो मेरे एक टीचर थे, नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए थे, उन्होंने ही मुझे IIT के लिए तैयारी करवाई। मेरे फिजिक्स मैथ्स दोनों एक ही टीचर ने पढ़ाया, और फिर IIT मेरा ईजिली निकल गया। तुम लोगों का टारगेट होना चाहिए 10th क्लास में एटलीस्ट मिनिमम 90। मैं 95 भी बहुत आसान होते लाए, लेकिन 90 लाना सब प्रैक्टिकली, क्योंकि 10th में इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। चले आगे बढ़े, हो गई स्टोरी टाइम, हो गया खत्म। मेरा ही भाई IIT में है, क्या बात है। किस किस के घर में एक IITian है? नहीं टीचर बेटा, मैंने तो टीचिंग प्रोफेशन वैसे तो बहुत नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा कि बाय चॉइस आई वाज अ टीचर, बट आई ऑलवेज व्हेन आई टॉट, मतलब जब भी मैंने बच्चों को पढ़ाया तो मेरे को इसलिए मजा आता था क्योंकि मेरे को लगता था कि यार टीचर अच्छा मिल जाए ना, तो बच्चा ना बेस से, मतलब आप सोचो 9th क्लास में अगर आपको वो बातें, मतलब अच्छा टीचर अच्छे समझा दे, ऐसा नहीं रटवा दे, जुगाड़ करवा दे। पता होता है टीचर को जुगाड़ करवा रहे, वो क्यों नहीं समझा सकते? सब समझा सकते हैं। एटॉमिक स्पेस, बॉन्डिंग, किसको नहीं समझ आ सकता? नाम मत बोलो, समझा तो दो। बच्चे का बेस तैयार हो जाएगा, बच्चा 11th 12th क्लास में फोड़ रहा होगा। चलिए एक बार जरा कमेंट में मुझे थम्स अप दे दें यार, थोड़ा आप भी एक्टिविटी दिखाएं, फिर मैं आगे चलूंगा। IIT दिल्ली, क्या बात है। IIT दिल्ली में भी 2011-15 बैच। चलिए बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है यहाँ पे, वो है डेंसिटी। ये डेंसिटी क्या चीज है भाई, और डेंसिटी के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस को भी हमें समझना है। तो अब हम देखते हैं डेंसिटी क्या होती है। बेटा इसकी फील लेना थोड़ा जरूरी है, तो आराम से देखिएगा, ठीक है। डेंसिटी, देखिए डेंसिटी का मतलब ना थोड़ा फील ले लेते हैं, फील लेंगे तो फॉर्मूला भी समझ आ जाएगा। देखो जैसे मान लो हमारे पास दो चीजें हैं, दो कोई भी मैटर है। एक मैटर का एटॉमिक डायग्राम ये है, जिसमें इतनी स्पेस में कितने पार्टिकल है? 6 पार्टिकल है। और एक मैटर का डायग्राम ये है। तो बेसिकली आप आराम से बताओ, दिमाग में लॉजिकली बताओ कि सेम स्पेस में अगर ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे तो एक फील में डिफरेंस बताओ। आप बताओ, जैसे मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मान लो ये दोनों लिक्विड होते तो गाढ़ा कौन सा ज्यादा होता? बताओ, लिक्विड ए ज्यादा गाढ़ा होता, मतलब विस्कोसिटी जो हमने अभी डिस्कस की थी। आप फील से बताओ, अपनी फील से, अपने अपने आप में जो आपको फील हो रहा उससे आप समझाओ कि कौन सा ज्यादा विस्कस होता, बताओ। हाँ, तो देखो अपने आप आपको समझ आ रहा है कि सर फील से समझ आ रहा है कि बी ज्यादा विस्कस होता। एक्चुअली ये विस्कोसिटी जो है ना, एक टर्म्स में वो डेंसिटी ही है, मतलब
ऐसा नहीं कहना चाहिए, 11th क्लास में डिफरेंस समझ आएगा डेंसिटी विस्कोसिटी में, लेकिन विस्कोसिटी आप डेंसिटी से रिलेट कर सकते हो। बेसिकली डेंसिटी का मतलब ये है कि डेंस, कितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम है सेम जगह में। तो डेंसिटी को अगर बहुत आसान भाषा में लिखें, बहुत आसान भाषा में सोचें, तो वो क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ स्पेस, है ना, इट इज लाइक नंबर ऑफ एटम्स इन अ स्पेस। तो अगर मैं कुछ ना भी बताऊं आपको, कुछ भी ना बताऊं, और सिर्फ इतना पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी, आप बता दोगे। देखो बिना किसी फॉर्मूले के आप बता दोगे। बताओ सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, बता दो। तो हाईएस्ट डेंसिटी जो होगी वो सॉलिड की होगी, लोएस्ट गैसेस की होगी, और इसको हम लिख सकते हैं लोअर देन सॉलिड, लोअर देन सॉलिड। क्या ये बात सही है? देखो अपने आप ही समझ आती हैं बातें, और ये आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अब मतलब आपको लग रहा होगा सर ये बात कौन भूलता होगा, आप मानोगे नहीं बेटा। अगर मैं दो वैल्यूज दे दूं ना और बच्चों के सामने रख दूं कि एक डेंसिटी 1.2 है, एक 1.3 है, बताओ ये कौन सी किसकी है, पता है मैं आपको बता रहा हूं 90% बच्चा कंफ्यूज रहता है 11th-12th क्लास में, क्योंकि ना वो ना पता नहीं कोई फॉर्मूला सोचने लगता है। फॉर्मूला थोड़ी सोचना है, फॉर्मूला तो बाद में आता है, फॉर्मूला तो आपकी अंडरस्टैंडिंग से बनता है। तो सर अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, आप देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, डेंसिटी का यही तो हमें देखना है कि भैया एक स्पेस। सर अब स्पेस जब आप बोलते हो इसका क्या मतलब है? तो देखो जो स्पेस होती है ना बेटा वो 3D स्पेस होती है। आप देखो कोई 2D स्पेस तो है नहीं, मेरा हाथ आगे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे आगे पीछे हर जगह जा सकता है। तो जब भी मैं स्पेस की बात करता हूं वो एक 3D स्पेस होती है। तो स्पेस की क्या होती है? वॉल्यूम। जब भी मैं स्पेस बोलूंगा, स्पेस वर्ड का यूज करूंगा, तो आपको क्या याद रखना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस। तो बेटा स्पेस को नापने के लिए हमने क्या एक क्वांटिटी बना ली? वॉल्यूम। क्या एक क्वांटिटी बना ली? वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? आप देखो लीटर, है ना, मिलीलीटर। आप तेल लेके आते हो, 1 लीटर तेल लेके आओ, मम्मी बोलती है ना, तो 1 लीटर वॉल्यूम, वो उतनी स्पेस का तेल लेके आओ। अब सर तेल को ऐसे क्यों नापते हैं, ऑयल को ऐसे क्यों नापते हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन मतलब ऐसा नहीं किसी को नहीं पता, सबको पता है। स्टैंडर्ड लोगों ने मिल बैठ के भाईचारे में डिसाइड कर ले कि भाई इस चीज को ऐसे ही नापा जाएगा। तो स्पेस को नापने के लिए क्या होती है? वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है इसको हम न्यूमेरिकल में समझेंगे। तो डेंसिटी को कैसे रिलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ एटम कैसे सर? आप नंबर कैसे, नंबर गिन सकते हो क्या? बताओ क्या एटम के नंबर गिन पाओगे कभी? मैं आपसे पूछूं इस बॉटल में कितने एटम है, गिन पाओगे क्या? गिन पाओगे क्या? नहीं गिन पाओगे, इसलिए क्वांटिटी बनाई गई थी मास। कभी भी एटम को मेजर करने के लिए आप नंबर नहीं गिनोगे, आप हर एटम का क्या करोगे? मास जोड़ लोगे, और एक ओवरऑल मास आप मेजर कर सकते हो। तो मास कैसे मेजर करोगे सर? उसके लिए भी एटम गिनने पड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, वेइंग मशीन बनाई गई है, उससे आप मास को मेजर कर सकते हो। तो मास इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास का ज्यादा होना मतलब नंबर ऑफ एटम का ज्यादा होना। तो याद रखना कि मास क्या है? मास इज फॉर नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स के लिए मास है बच्चों। तो ये बन गया आपका डेंसिटी का भैया फॉर्मूला, ये बन गया आपका डेंसिटी का। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? तो मास इन अ वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड डेंसिटी। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर आप यूनिट्स जानना चाहते हो तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी, किलोग्राम, या फिर ग्राम, है ना, या फिर मिलीग्राम, ठीक है। किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये सब मास की यूनिट होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, ये सब किसकी होती है बेटा? ये सब हमारी वॉल्यूम की यूनिट होती है। अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक सब समझ गए? सर ये शिवानी बहुत बोल रही है। क्या बोल रही है भैया, क्या बोल रही है?
ऐसा क्या बोल दिया इसने तेरे से, इतना क्यों दुख हो रहा है तेरे को? लड़कों को तो एक बात बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह बताऊंगा, कभी भी लड़कियां जो कहती हैं उस बात को दिल पे नहीं लेने का, ठीक है? दिमाग पे ले सकते हो, दिल पे नहीं लेना। और लड़कियों के लिए भी सेम बात। वैसे इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है? इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। चलिए जी, कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटा लें क्या? कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटा लें क्या? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखें कौन कौन आंसर दे रहा है। देखो, हंस भी लड़कियां रही है, ठीक है, क्योंकि लड़कियों को पता है कि लड़के हर बात को दिल पे ले लेते हैं, ठीक है? बेचारे वो इस वजह से ही ना, उनको क्या लगता है कि मेरा दिल है बेचारा, तो मैं किसी को मतलब किसी की बात सुन लेता हूं। मान लो ऐसा होता है, ऐसे कोई मतलब बच्चा है, कोई लड़का है, और कोई मान लो ऐसे क्लास में किसी फीमेल ने, मतलब गर्ल स्टूडेंट ने उसकी बात सुन ली, तो उसे क्या लगता है कि मैं ही हूं क्लास में जिसकी बात ये सुन रही है। नहीं भाई, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो उसकी बात सुन रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा, है ना, दूर इतना लोड नहीं लेंगे। चलो, हाँ जी। नहीं बेटा, ये इक्वली ट्रू है, मतलब ये आप गलत इसको वैसे नहीं सोचना, मतलब ये फन वे में ट्रू है कि मैं इसमें लड़कों की वो बात बता रहा हूँ कि लड़के बेचारे ना दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो ना ओवर एंटिसिपेट कर लेते हैं। वो उनके साथ कोई भी बात करेगा ना तो वो ओवर फील में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई मैं ही हूँ बस। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके बहुत दोस्त हैं, लड़कों के बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, ऐसे उनके भी बहुत दोस्त हैं। तो हमारे बेचारे लड़के क्या होते हैं, वो थोड़े ना बेचारे दिमाग से, तो क्या कहें, पैदल तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ठीक। चलो इसका आंसर दो, बी को लॉक किया जाए, बी को लॉक किया जाए। अरे लड़के, मैं भी लड़का ही हूं भाई, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूं, तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं, चिंता मत करो। एक बोल रहा है पैदल तो नहीं हूं सर मैं। अब्दुल, तू तेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे सबकी बात कर रहा हूं। चलिए जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर? वेरी इंपॉर्टेंट भाई। आप पहले तो इसके फील लो कि सर ये बात क्या चल रही है। आप एक बात बताओ, जब आप बलून में हवा फूंकते हो तो क्या जितनी हवा फूको उतना बड़ा बलून हो जाता है, थोड़ी देर बाद फूट जाता है? सोचो, थोड़ी देर में फूट जाता है। सो अगर फूट रहा है तो उसको अंदर से कोई फोर्स लगा रहा होगा ना फोड़ने के लिए। वो फोर्स कौन लगाता है? एयर पार्टिकल्स लगाते हैं। वही फोर्स प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है। प्रेशर कुछ नहीं होता बेटा, फोर्स से ही प्रेशर आता है, इतना समझो अभी के लिए, है ना? प्रेशर को इस साल डिटेल में समझेंगे फिजिक्स में, ठीक है? तो अभी मैंने देखो पूरा फ्लो समझाया, तो बोला कि भाई प्रेशर कैसे लगाता है कंटेनर पे। जिस भी कंटेनर में गैस होती है उसमें प्रेशर क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है, डेंसिटी का तो कोई रिलेशन नहीं, ये है ना रिलेशन, देखो ना, ड्यू टू रैंडम कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में रहते हैं, अभी सिखाया। तो टकराते हैं, वो टकराते तो क्या लगा देते हैं? फोर्स लगा देते हैं। फोर्स से क्या आ जाता है? प्रेशर आ जाता है। क्या ये बात समझ आई? सर आप भी आते हो बॉयज में? हाँ मेरे भाई, मैं भी आता हूँ, तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ इस लड़ाई में, है ना? हम सबकी लड़ाई है ये। चलो आगे चलो। Why do gases diffuse faster than liquid? चलो इसके लास्ट टॉपिक है हमारा। लास्ट टॉपिक क्या है? कन्वर्जन समझना है हमें इसके बाद, बस। सावन भादो की बरसाते। सर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं एक्चुअली जब खड़ा रहता हूँ ना, ये बोर्ड थोड़ा सा क्या होता है, मैं इधर खड़े हूं तो ये इधर मैं छुप जाता हूँ, और इधर खड़े हूं तो ये वाला पार्ट छुप जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया। कौन सा गाना बताओ जरा, कौन सा गाना गाया जाए? मैं एक तो गाने ज्यादा सोच नहीं पाता। तो व्हाई डू गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन लिक्विड? बिकॉज गैस पार्टिकल्स आर लार्जर ड्यू टू वीकर। कौन बताएगा इसका सही आंसर? भाई मेरे सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड हायर काइनेटिक एनर्जी। बहुत प्यारा भैया, बहुत प्यारा भैया। चलो, कौन कौन सा आप लोगों को? हाँ बेटा, लगलक पूछ। हमारी अधूरी कहानी, क्या बात है।
वो वाला हमारी अधूरी कहानी तो गाना है ना, पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, यही है ना। चलो द कंप्रेसिबिलिटी, यार अब थोड़ा फन भी करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते मतलब मैं ताज्जुब में हूं, मैं लिटरली ताज्जुब में हूं कि 2 घंटे के बाद भी आप लोग बैठे हुए हैं। एंड दिस इज व्हाट वन डे विल प्रूव योर डेडिकेशन। अगर मैं आपको गारंटी कर सकता हूं बेटा इस लेक्चर में, मतलब इसको अपने अंदर उतरने देना इस बात को, जो भी 2 घंटे बैठ के सच में वो उसको पता है, उस बच्चे को शिद्दत से पढ़ा है ना, वो बच्चा हर बड़े एग्जाम जिसकी तरफ वो जा रहा है ना उसके लिए तैयार है। क्योंकि अब आपके अंदर कैपेबिलिटी तो है, और वो कैपेबिलिटी आपके अंदर एक दिन बहुत बड़े एग्जाम को क्रैक करने के हिसाब से निकलेगी। ना 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 द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, जल्दी बता दीजिए कंप्रेसिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है सभी लोग, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर पिगमेंट वाला एक्टिविटी, सर कल तो मेरे सारे दोस्त को बुलाऊंगा सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। हाँ यार, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने 9th के मतलब दोस्तों को बता सकते हैं फ्री क्लासेस। आप समझिए, मुझे नहीं पता कि आप लोग स्कूल को कैसे इवेल्युएट करते हैं, आप इतनी फीस देते हैं वहां पे, मुझे पेड कोर्सेज का भी नहीं पता जो दुनिया में चल रहे होंगे। मैं इसकी गारंटी कर सकता हूँ कि हम लोग जो कॉन्टेंट आपको दे रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो पूरी टीम नहीं बनी है, आप समय के साथ देखोगे बेटा कि मतलब सच में आप देखो इंटरनेट कहाँ पे आ गया कि आज आप फ्री में, मतलब हमें कुछ पैसे नहीं दे रहे हो तो भी आप एक क्वालिटी कंटेंट पढ़ रहे हो। बहुत बड़ी चीज होती है ये, बहुत बढ़िया। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, बहुत बढ़िया भैया। आगे चले, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सभी लोग और आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर इज फॉल्स। बताइए, काइनेटिक थ्योरी मतलब सिंपल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा है ना। फॉल्स पूछ रहा है, फॉल्स, फॉल्स बताना है। मैं बेटा एमपी से हूं पिछले 14 सालों से, लेकिन दिल्ली में था, अभी मैं बैंगलोर में हूं। एक गाना होता था बचपन में हमारे टाइम पे, छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे, है ना। तो मुझे तो हमेशा वो गाना बहुत पसंद था, क्योंकि मैंने देखा जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना भाई, हर कोई हर कुछ समझा जाता है दुनिया में यार, उसे लगता है हमें कुछ पता ही नहीं है। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ, एज के साथ एक एक्सपीरियंस अलग आता है जिंदगी में, लेकिन आपकी मेहनत के साथ एक अलग एक्सपीरियंस आता है। ये जो किताबें हैं सिर्फ आपकी सब्जेक्ट की नहीं, बट और भी दुनिया में जो किताबें हैं, उन किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो आप एक्चुअली इंसानों को पढ़ रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस से पढ़ रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कोई अगर इन आदतों को आज से जिंदगी में डालता है तो बहुत आगे जाएगा वो। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर इज फॉल्स। क्या पार्टिकल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं? भैया तो फॉल्स पूछा है ना, तो सही पे टिक लगा लो, है ना। तो ये तो सही बात है। पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ये भी सही बात है। पार्टिकल्स की तो वॉल्यूम बहुत छोटी होती है एक पार्टिकल की। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी सही बात है। पार्टिकल्स लूज एनर्जी ऑन हीटिंग, अरे ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। अरे भैया सी कौन बोल रहा है? यशिका बेटा पिटाई हो जाएगी आपकी, अंश आपकी पिटाई हो जाएगी, है ना। बी और सी वालों की पिटाई हो जाएगी। कैसे बी और सी बोल रहे हो तुम लोग? गलत बताना है ना। मैंने अभी बताया था टेम्परेचर बढ़ाते काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है मेरे भाई, एनर्जी बढ़ती है, तो ये गलत हुआ ना। हाँ जी, आगे चलिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट, दिमाग लगा के बताओ, आराम से सोचो, आप सब बता सकते हो। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? हाईएस्ट मोशन किसका होगा वो जानना चाह रहा है। तो जिसकी सबसे वीक बॉन्डिंग होगी, बताओ इनमें सबसे वीक बॉन्डिंग किसकी है? आस्था का सही था, आस्था तेरा सही था, आस्था का देख लिया था मैंने, आस्था ने सबसे पहला सही आंसर दिया था। सर ये गलत बात है। आप अबे कितने गाने सुनेगा मेरे भाई, बताऊं अभी, रुक जा। बहुत बढ़िया, सभी लोग सही दे रहे हैं। अंश फिर से गलत दे रहा है, अंश फिर से गलत दे रहा है। हाँ भैया सुन रहा हूं, सबको सुन रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट गैसेस। जल्दी, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। लास्ट टॉपिक इसका, चिंता मत करना, 15-20 मिनट और लूंगा लेकिन खत्म कर दूंगा पूरा। लेकिन लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूजन,
वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ये सब पढ़ना है, मेल्टिंग वेल्टिंग, ये सब क्या होता है, बहुत डाउट आता है बच्चों को। सर आपको पाकिस्तानी ड्रामा पसंद है? हाँ मुझे यार एक्चुअली सच में पसंद है, मतलब मैं मतलब बहुत बढ़िया टीवी सीरीज बनाते हैं वो लोग। मैं अभी तो नहीं देखता हूँ, मेरा अभी तो टाइम ही नहीं होता मेरे पास, बट एक्चुअली कुछ पिछले 1-2 सालों में मैंने कुछ 1-2 सीरीज देखी हैं, दे आर ब्यूटीफुल, दे हैव मेड ब्यूटीफुल सीरीजेस। तो राइट, पाकिस्तानी सॉन्ग्स भी बिल्कुल यार बहुत म्यूजिक में दे आर वेरी गुड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट गैसेस? दे हैव फिक्स्ड शेप। बिल्कुल, तो गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता क्योंकि उनका बॉन्डिंग बहुत ही वीक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Finally, now we are moving to the last part of the chapter, which is can matter change its state? क्या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है? क्या सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो सकता है? ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि हमें पता है सर, इट्स ऑल अबाउट बॉन्डिंग, इट्स ऑल अबाउट बॉन्डिंग। अगर हम बॉन्डिंग को चेंज कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताओ जब भी हम हीट देते हैं किसी चीज को तो उसकी बॉन्डिंग वीक होती है स्ट्रांग होती है? सोचो, एटम्स के बीच की बॉन्डिंग वीक होगी या स्ट्रांग? अगर हम हीट देंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। देखो, जब भी एनर्जी बढ़ती है, सोचो, दिमाग लगाओ, जब भी एनर्जी बढ़ती है, जैसे ये यहाँ पे ऐसा है ना, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो ये वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है? देखो ये वीक हो रहा है। जब भी वीक होगा तो सोचो, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे या लिक्विड से सॉलिड? एक एग्जांपल के तौर पे पूछ रहा हूं, आपके इंट्यूटिव अप्रोच डेवलप करने की तरफ मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पता है जब ये थर्मोमेट्री कैलोरीमेट्री आएगी ना, जब ये 11th क्लास में, तो अच्छा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भैया क्या होगा। ये आज क्लियर करना है हमें कि अगर बॉन्डिंग वीक होगी तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से गैस। नम्रता राजपूत क्या हो गया? अलग सर एक्टिविटी पिगमेंट वाला बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएगा, इसका मतलब अभी हमने प्रैक्टिकली देखा कि हाँ सर, स्टेट तो चेंज हो सकता है, और एक्चुअली में ये बात ट्रू है कि स्टेट चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है। देखिए, तो स्टेट बेटा जो है ना, 3 टाइप के स्टेट हमने पढ़े। हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट, हमने पढ़ा लिक्विड स्टेट, हमने पढ़ा गैसियस स्टेट। सही बात है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि 3 तरह के स्टेट चेंज पॉसिबल है। आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा सकते हो और लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा सकते हो, दोनों ही हो सकता है। जैसे पानी को आइस बना सकते हो, आइस को पानी, है ना। फिर लिक्विड से गैस बना सकते हो, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, इस पूरे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सॉलिड एक ही पेज में पूरा खत्म कर दूंगा, देखो ये पूरा टॉपिक इसी पेज में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड और गैस, हमने बोला कि हम सॉलिड से लिक्विड जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड जा सकते हैं। अभी आप खुद बताओगे हीट देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेकिन लिक्विड से गैस जा सकते हैं, गैस से लिक्विड भी जा सकते हैं। हम सॉलिड से गैस भी जा सकते हैं डायरेक्टली, और गैस से सॉलिड भी जा सकते हैं डायरेक्टली। पहले हम इन प्रोसेसेस का नाम समझ लेते हैं, जब भी बेटा कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाती है तो उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। या फिर हम उसका जनरल नाम देते हैं, मेल्टिंग भी छोड़ो, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जाएगी तो इसको क्या कहेंगे? फ्यूजन। क्या कहोगे इसको आज के बाद? फ्यूजन, क्योंकि ये टर्म यूज होगा बेटा, तो इसको क्या कहेंगे हम? फ्यूजन। याद रखना पड़ेगा, ये बातें टर्म्स है तो ये याद रखनी पड़ेंगी कि सॉलिड से लिक्विड गए तो भी फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड गए तो भी फ्यूजन। लिक्विड से गैस गए तो इसका नाम होता है, सिंपल नाम होता है, यहां पे हम इसको कहेंगे
वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड गए तो उसकी उल्टी प्रोसेस है। अच्छा, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड का कोई जनरल नेम नहीं है, तो अब हम इनके ना इंडिपेंडेंट नेम लिखते हैं, मतलब इनके हर प्रोसेस के नेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका प्रोसेस का नाम लिखना चाहूं, है ना, मैं इस प्रोसेस का नाम लिखना चाहूं कि सर सॉलिड से लिक्विड को क्या कहेंगे, तो हम इसको कहते हैं मेल्टिंग। अगर हम प्योरली सॉलिड से लिक्विड की बात करें तो फ्यूजन का एक पार्ट हो गया मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड जब जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो ये ना आपको टर्म्स याद रखने हैं बेटा, पहले टर्म याद रखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड से गैस को क्या कहते हैं, तो लिक्विड से गैस को कहते हैं वेपराइजेशन। सर गैस से लिक्विड को क्या कहते हैं, गैस से लिक्विड को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, ये नाम पहले अपन सीख रहे हैं, फिर ये कैसे होते हैं अभी ये भी सीखेंगे एक एक करके। सर सॉलिड से गैस भी कन्वर्ट होता है क्या, होता है। जब आप कपूर लेते हो, आपके घर में कपूर जब पूजा करते हैं, कपूर जलाते हैं तो सॉलिड होता है, जैसे ही जलाते हैं तो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीधे सीधे के सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, तो वो भी तो होता है सॉलिड से गैस, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो क्या कहते हैं बेटा, गैस टू सॉलिड सब्लिमेशन। और क्या सर गैस से भी सॉलिड, मतलब सॉलिड से गैस तो होता है, गैस से भी सॉलिड होता है, जी हां, इसे कहते हैं हम डिपोजिशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल बताता हूं। आपने देखा होगा कैंडल जब बर्न होती है बेटा, आपने देखा होगा जब कैंडल बर्न होती है ना, कैंडल बर्न होती है तो कैंडल से आपने देखा काला काला धुआं निकलता है, तो वो दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पे कोई प्लेट रख दो तो आपने देखा होगा कि उसके नीचे नीचे ब्लैक कलर का एक डिपॉजिट बन जाता है। देखो ये गैसियस स्टेट था और ये देखो सीधे उससे सॉलिड बन गया, जिसको जिसको लड़कियां यूज भी करती हैं। क्या बोलते हैं इस चीज को, जल्दी बता दो, क्या बोलते हैं इस चीज को, इसको बोलते हैं काजल, है ना। इसी को तो आप यूज करते हैं, लगाते। कार्बन जो होता है बेसिकली, कार्बन भी नहीं होता, वो उसका एक फॉर्म होता है, वो उसका एक फॉर्म होता है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। राइट राइट। हाँ बेटा अब्दुल बोल बोल, तेरी सुन रहा हूं मैं, बोल। अब सर ये हो कैसे सकता है, तो सिंपल सा मैंने अभी आपको लॉजिक समझाया कि स्टेट चेंज का मतलब सिंपल है। स्टेट चेंज मतलब इफ वी कैन चेंज द बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ एनी मटेरियल, देन वी कैन चेंज स्टेट। कितना सिंपल है, देन वी कैन चेंज स्टेट, है ना। कितना सिंपल है, आप देखो किस किस को ये डेफिनेशन समझ आई, क्योंकि ये फंडामेंटल बात समझ आ गई ना, तो फिर अपने आप ही सब हो जाता है। किस किस को ये डेफिनेशन समझ आई, पहले बताइए। एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब भी भैया हम बॉन्डिंग चेंज कर पाएंगे तो हम स्टेट चेंज कर पाएंगे। ये डेफिनेशन किस किस को समझ आ गई, बताइए। माई एग्जाम इज ऑन फ्राइडे, मोनिक बोल रहा है, और कैन यू हेल्प मी। ओहो सर क्लास का टाइम बताओ। बेटा हमारी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लास मैं लेता हूं वो 7:30 PM पे होगी आपकी, ठीक है, ऑन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है जी, इन टाइम्स पे होगी। समझ आया ना। अब सोचो बॉन्डिंग कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल फंडामेंटली सोचो। सर बॉन्डिंग चेंज करनी है, बॉन्डिंग का मतलब है सर ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, अगर ऐसे ऐसे मूव करवाने लगे, या ऐसे ऐसे मूव कर और ऐसे ऐसे मूव करवाने लगे, या तो हम मूवमेंट बढ़ा दें तो बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, मूवमेंट कम कर दें तो बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। सिंपल है, स्टेट चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप बताइए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्यारे बच्चों तो बॉन्डिंग वीक होगी या स्ट्रॉन्ग। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, बताइए बॉन्डिंग वीक होगी या स्ट्रॉन्ग। बॉन्डिंग विल बिकम वीक,
bonding will become weak या weaker, so we can observe these changes. अब आप मुझे बताना इनमें से कौन कौन से चेंजेस आपको दिख सकते हैं। मैं बहुत सारे चेंजेस नाम लिख रहा हूं, आप बताना कौन कौन से। सॉलिड टू लिक्विड ए दिख सकता है, लिक्विड टू सॉलिड कौन कौन से दिख सकते हैं, ठीक है, आप बताना इनमें से। फिर लिक्विड टू गैस, फिर आपका हो गया गैस टू लिक्विड, मतलब हीट देने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनमें से क्या क्या आप कर सकते हो। सॉलिड टू गैस या एफ हो गया गैस टू सॉलिड। चलिए बताइए। हाँ जी, देखो आप खुद ही बता दोगे। ये ना इतनी मैं इतने फंडामेंटल लेवल पे जाके आपके दिमाग में चीज सेट कर रहा हूं कि बस बेटा अब ये होने वाला है। आई थिंक मे बी 15 मिनट्स और, मतलब देखो पूरा चैप्टर खत्म करना था तो मैंने 3 घंटे भी नहीं मांगे आप लोगों से, 2.5 घंटे में कोशिश करूंगा इसको खत्म कर दूं। बस इवेपोरेशन लास्ट टॉपिक है मोनिक, अभी करवा रहा हूं मैं। तो देखो सिंपल है, वीक बॉन्ड करना है, वीक तो सॉलिड से लिक्विड पॉसिबल है, लिक्विड से सॉलिड पॉसिबल नहीं होगा भाई, उसमें तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। लिक्विड से गैस पॉसिबल है, गैस से लिक्विड नहीं होगा, है ना। और सॉलिड से गैस पॉसिबल है, गैस से सॉलिड नहीं होगा। तो आपको खुद समझ आ गया कि आज के बाद हीट दोगे तो यही 3 प्रोसेस पॉसिबल है। तो क्या मैं लिख सकता हूं? अब देखो मैं एक ही पेज पे बार बार आ रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूं मैं बात को। तो हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, याद रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टार बना के, हीट को मैं, हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं, आप लोग बताना, क्या मैं लिख सकता हूं कि जब मुझे सॉलिड से लिक्विड जाना होगा तो मुझे हीट देनी पड़ेगी? क्या मैं लिख सकता हूं? किस कलर से लिखूं यार, हाँ इससे लिखता हूं, चलो इससे लिखता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं कि मुझे देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? बताओ, प्लस क्यू आएगा या माइनस क्यू, जल्दी बता दो। सॉलिड से लिक्विड जाने में प्लस क्यू या माइनस क्यू? राज देवव्रत क्या पूछ रहा है? सर -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 का जो बेटा आंसर है वो 1 ही आ जाएगा मेरे बच्चे, अगर तू सही लिख रहा है तो। सर कल स्कूल टीचर को बोल के आपका वीडियो दिखाऊंगा, ऐसे पढ़ाओ। बेटा मत दिखाना, मेरा वीडियो मत दिखाना, तुम्हें उल्टा 2 थप्पड़े पड़ेंगे ठीक है, और उल्टा वो तेरे को मार्क्स और कम देगा। ये सब नहीं करना। ये मैंने किया था, मैं बता रहा था ना 9th की अपनी स्टोरी, तो मैं उसको ऐसे नहीं एड्रेस करना चाहिए। मैं अपने एक स्कूल टीचर को यही बोल गया था गलती से कि मेरे मतलब मैं किसी को जानता हूँ, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप मतलब आप देख लो, मतलब और उस वजह से मेरे लाइफ के सबसे बुरे परसेंटेज आए थे। तो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। तो प्लस क्यों आएगा? मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। चलो तो उल्टे प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा? सोचो, आराम से सोचो। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रैंडमाइजेशन बढ़ रही है, अगर टेम्परेचर कम कर दें तो हीट ले ले, तो अगर लिक्विड से हीट ले ले तो क्या होगा? सर अगर हीट ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो बॉन्डिंग वीक, अगर टेम्परेचर डिक्रीज तो बॉन्डिंग स्ट्रांग। ये कितनी सिंपल सी बात है। और अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग तो लिक्विड से सॉलिड। अब आप खुद बताओ मुझे, लिक्विड से गैस के लिए हीट देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? तो सिंपल सी बात है सर, लिक्विड से गैस में बॉन्डिंग वीक हो रही है, हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। सर गैस से सॉलिड में आने के लिए हीट लेनी पड़ेगी, है ना, माइनस क्यू आएगा। सॉलिड से गैस सर वीक हो रही है, देनी पड़ेगी। अब ये इतनी गहरी बात है जो आपने समझ लिया ना, जिसको ये दिमाग में बैठ गई ना बेटा, आज मैं आपको बता रहा हूं, जो आप 11वीं कक्षा में जाओगे तो इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे। 9th जो क्लास है ना, ये पढ़ना सच में इसलिए जरूरी है कि आपकी 11th वीक ना हो। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सच बात बोलूंगा। ये 9th क्लास इंसान को नहीं पता होता से मेहनत क्यों करनी, क्योंकि उसको 11th नहीं वीक होने देनी है ना।
सर इतने कम बच्चे देख रहे हैं। बेटा बड़ा सिंपल है, अगर तुम जितने देख रहे हो, मान लो मेरे को आज 50 लोगों ने देखा, अगर 50 लोग 10 लोगों को बता देंगे तो 500 लोग देखने आ जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर होता है मेरे लिए। क्यों बहुत बड़ा नंबर होता है? क्योंकि मेरे लिए, मैंने चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो बेटा, खुद के इतने सारे बार मैंने अपने डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स को ऑपरेट किया है कि मैंने वो जर्नी हर बार देखी और मुझे वो हर बार एक्साइटिंग लगती है। मुझे यही जर्नी एक्साइटिंग लगती है, जब एक एक दो दो तीन तीन बच्चे करके जब पता चलता है तो वो बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है। दैट फीलिंग आई लाइक अ लॉट। चलो आगे चलते हैं, आगे चले। ठीक है जी, तो हमने सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन देख लिया है ना। हमने अब हम थोड़ा सा इन ट्रांजिशन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड का एक ट्रांजिशन होता है और लिक्विड से सॉलिड का भी एक ट्रांजिशन होता है। यहां पे हीट देनी पड़ती है, यहां पे हीट लेनी पड़ती है। इस हीट को और चाहे इस हीट को, इन दोनों हीट को, क्योंकि ये ट्रांजिशन पे हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद रखना बेटा, जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। बेटा इसको भी हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही कहते हैं, मतलब मेल्टिंग और फ्रीजिंग अलग अलग नहीं कहते, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास आता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, सभी को पता है भाई एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया सॉलिड से लिक्विड का एग्जाम्पल। और फ्रीजिंग ऑफ वाटर किसका एग्जाम्पल हो गया, बताओ जल्दी से। फ्रीजिंग ऑफ वाटर किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड से सॉलिड का, है ना। ठीक है, अभी इसमें और डेप्थ में जाएंगे, लास्ट डेप्थ बची है इसमें, लिक्विड गैस ट्रांजिशन। बेटा खत्म ही करके जाएंगे आज तो पूरा बेहतरीन तरीके से। लिक्विड गैस ट्रांजिशन, लिक्विड गैस ट्रांजिशन में क्या होता है, लिक्विड है और गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस है लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। आपको पता है जब इस तरफ जाएंगे तो हीट देनी पड़ेगी और इस तरफ आएंगे तो हीट लेनी पड़ेगी। इसको क्या कहते हैं सर, इस हीट को क्या कहते हैं जो लिक्विड से गैस में ट्रांजिशन करवाती है? इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बेटा नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, इनकी वैल्यू याद नहीं रखनी इस क्लास में, लेकिन नाम याद रखने पड़ेंगे। और ये भी क्या कहलाता है, एलवी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है बताओ इसका, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है आपका वाटर टू स्टीम, लिक्विड से गैस। एक बताओ स्टीम से वाटर भी कुछ होता है क्या, बताना जरा, स्टीम से वाटर भी बनता देखा है क्या कभी आप लोगों ने? स्टीम से वाटर देखा है क्या कभी बनता हुआ, गैस टू लिक्विड देखा होगा ना। गर्म पानी में प्लेट ढक दो, गर्म पानी में प्लेट ढक दो तो बनता है ना गैस से लिक्विड। सर मैं जाऊं सोने, बस 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 थोड़ा सा और बैठेंगे, लास्ट इवेपोरेशन समझना है अभी। हाँ, अब जो वर्ड है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा, सर ये लेटेंट का मतलब क्या है? तो ये जो लेटेंट है बेटा, इसका मतलब एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं हिडन। मैं अभी बताने वाला था लेकिन अब एक बच्चे ने पूछ लिया है तो बता देता हूं, उसको हिडन कहते हैं। सर हिडन क्यों कहते हैं, अभी हम इस पे बात करने वाले, हिडन क्यों कहते हैं। अब इसी पे बात करते हैं, हिडन क्यों कहते हैं। देखो, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पहले सॉलिड गैस को भी हमने कर ही दिया, है ना। सॉलिड गैस में कोई लेटेंट हीट नहीं होती, मतलब नाम नहीं दिया जाता, एक सब्लिमेशन की हीट होती है और एक आपकी डिपोजिशन की हीट होती है। अब हम ये समझ लेते हैं फाइनली कि सर ये जो प्रोसेस है, ये लेटेंट हीट एग्जैक्ट क्या है। तो एक एग्जांपल समझते हैं, उससे आपको समझ आएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि आपका एक रूम टेम्परेचर पे पानी है। बेटा बहुत ध्यान से समझना, ये एग्जांपल समझ आ गया तो मजा आ जाएगा। पहले हम ले रहे हैं एग्जांपल 1। एग्जाम्पल 1, हमने यहां पे एक पानी लिया, पानी का कंटेनर लिया, यहां वाटर है बेटा, ये इस वाटर को हमने रूम टेम्परेचर पे रखा।
वाटर एट रूम टेम्परेचर। क्या कोई बता सकता है रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? मैंने पहले बता रखा है आपको। रूम टेम्परेचर का मतलब सिंपल है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा स्टेट है? सर ये लिक्विड स्टेट है। अगर मैं इसको हीट देता हूं, अगर मैं इसको हीट देता हूं, तो क्या ऐसा होगा कि ये वाटर सीधे के सीधे, ये वाटर सीधे के सीधे आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? इस क्वेश्चन को अपन, इस क्वेश्चन पे आंसर थोड़ा सा सोचते हैं। बताइए। हाय बेटा, हाय दीक्षिता। सर ये बच्चा हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। अरे बेटा कुछ नहीं रखा इन सब में। चलो, तो ऐसा नहीं होता। नहीं सर, हमने देखा है पानी को जब हम गर्म करते हैं तो ऐसा नहीं होता, पहले वो गर्म होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑब्जर्व करना जरूरी है कि पानी क्या करता है, पहले गर्म होता है। अच्छे से समझना, लिक्विड सॉलिड ट्रांजिशन को अपन डिटेल में समझ रहे हैं। तो पहले पानी गर्म होता है। सर कहां तक गर्म होता है? तो आप ऑब्जर्व करोगे, पहले पानी रूम टेम्परेचर से कहां तक आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। अब सर 100 डिग्री सेल्सियस तक क्यों आएगा? इसके क्या ऊपर नहीं जाएगा? क्या इसके ऊपर नहीं जाएगा? नहीं। अगर हम पानी की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब ये बहुत जरूरी है समझना, गहराई से समझना है, सभी लोगों को ध्यान देना है। मजाक मस्ती अब थोड़ा छोड़ देंगे सभी लोग, अच्छे से ध्यान दे इस एग्जाम्पल पे क्या चल रहा है। यहां पे क्या बताया मैंने पानी को लिया 25 डिग्री पे और उसको गर्म किया। क्या करा? हीट दी। ये देखो हीट दी मैंने उसको। यहां पे जब मैंने उसको हीट दी तो वो गर्म हुआ और सबसे पहले कहां आया? 100 डिग्री पे आया। टेम्परेचर राइज हुआ, मतलब पहले पानी का टेम्परेचर राइज होता है। कहां तक? बॉइलिंग पॉइंट तक। क्या कोई पूछे पानी का 100 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर होता? नहीं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन लिक्विड स्टेट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड स्टेट है। तो सर अब क्या होगा अगर हम हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड स्टेट, अगर हम अब और हीट देंगे तो क्या होगा? अब पता क्या होगा? अब वो इतना ज्यादा दूर जाने लगेंगे, क्योंकि आप तो हीट दिए जा रहे हो, उनकी 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 बॉन्डिंग वीक होते जा रही है, बॉन्ड वीक होते जा रही है, तो इसको हीट 1 कह देते हैं। अब क्या होगा आप देखोगे, अब यहां पे पानी में से पहली बार स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी? स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यहां पे लिक्विड से कौन सा ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगा होना? 100 डिग्री के बाद लिक्विड से गैस का ट्रांजिशन स्टार्ट होना जाएगा। लेकिन सर ये टेम्परेचर क्या होगा? यहां पे टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री ही होगा। अब ये देखो छोटी छोटी बातें आराम समझना। जब पानी को हम हीट देंगे तो पहले वो 100 डिग्री पे आएगा। अब 100 डिग्री से ऊपर पानी नहीं जा सकता, क्योंकि अब उसका जो लिक्विड स्टेट है उसका मैक्सिमम लिमिट आ गया है। तो लिक्विड स्टेट का मैक्सिमम लिमिट क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड स्टेट मैक्सिमम खत्म हो जाता है। इसके बाद बॉन्ड क्या होने लगेंगे? ब्रेक होने लगेंगे। आप कह लो बॉन्ड वीक होने लगेंगे, और इतने वीक हो जाएंगे कि वो सॉलिड से गैस का ट्रांजिशन करने लगेगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा अभी। तो अब जो हीट यहां पे यूज हो रही है, सोचो क्या ये टेम्परेचर बढ़ाने में जा रही है? ये जो हीट है Q2, या वो स्टेट चेंज करने में जा रही है? सभी से मैं आंसर चाहता हूं इस चीज का, जल्दी बताइए। क्या वो टेम्परेचर चेंज करने में जा रही है, स्टेट चेंज करने में? सो दिस हीट, ये जो हीट है प्यारे बच्चों, दिस हीट Q2 is used to change state, अब क्योंकि ये स्टेट चेंज कर रही है, और नॉर्मली इंसान क्या सोचता है, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यह स्टेट चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हमने हिडन हीट कह दिया, लेटेंट हीट कह दिया।
लेटेंट हीट कह दिया, क्योंकि ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाने में गई, ये किस में गई, ये आपके स्टेट चेंज में चली गई। तो क्या मैं आपसे एक, पहले ये बताओ, ये किस किस के दिमाग में बात, देखो ये बड़ी ऐसी सिंपल बात तो है नहीं, है तो अच्छी कॉन्सेप्चुअल बात, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आराम से समझो। सर ने बताया कि हीट जब भी हम देते हैं, सर बेसिक सी बात बता रहे हैं हर बार, की हीट देते हैं तो भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बॉन्ड वीक होता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, टेम्परेचर राइज होगा, कोलिजन बढ़ जाएंगे। देखो ये देखो, जब भी मेरी कोलिजन होते हैं, जब मेरे दो हाथ ऐसे रब करता हूं, कोलिजन हो रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। और सर मैक्सिमम टेम्परेचर कहां जा सकता है लिक्विड स्टेट में, 100 डिग्री तक पानी के लिए। हर लिक्विड का अलग अलग होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, कि हर लिक्विड का, एवरी लिक्विड हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अब क्या होगा, अब ये स्टेट चेंज करेगा। तो यहां पे अब जो हीट लग रही है वो बॉन्ड को ब्रेक करने में लग रही है, तो उसको हमने क्या कहा, इसी को हमने लेटेंट हीट कहा। अच्छा कौन सी लेटेंट हीट है ये, फ्यूजन या वेपराइजेशन, बताओ कौन सी हीट है ये, फ्यूजन या, समझ आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फ्यूजन है या वेपराइजेशन है, जल्दी बताओ। वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन है, बहुत बढ़िया बेटा, वन शॉट में थोड़ा समय लेके आया करो, घबराया मत करो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। अब जिसने आज निकाल लिया ना वो इस चैप्टर में फुल में से फुल लेके आएगा, मेरी गारंटी है। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन ट्रिकी पूछता हूं कि अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं तो मुझे एक बात बताओ कि स्टीम के पास 100 डिग्री स्टीम है मेरे पास, ठीक है, स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे और पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं लॉजिकल सी बात पूछूं कि इसमें से हीट किसके पास ज्यादा है, सोच के बताओ। मैं बोल रहा हूं इसके पास Q1 हीट है, इसके पास लेट्स से इसके पास QA हीट है, इसके पास QB हीट है, किसकी हीट ज्यादा है, सोचो किसके एटम्स के पास हीट ज्यादा है, दिमाग लगाओ। इसी से वो क्वेश्चन क्रैक होता है कि किसमें हाथ ज्यादा जलेगा, पानी जो 100 डिग्री पे उस पे या स्टीम पे। तो ऑब्वियस सी बात है QA जो होगा वो ज्यादा होगा QB से। क्यों, क्योंकि QA जो है इसके पास लेटेंट हीट भी है, इसके पास Q2 एडिशनल है ना। इसके पास कितनी थी, देखो इसके पास Q1 हीट थी, लेकिन इसके पास कितनी है 100 डिग्री पे, Q1 प्लस Q2। तो हम इसको यहां पे लिख भी सकते हैं कि हमारी जो QB जो है वो तो Q1 है, लेकिन ये Q1 प्लस Q2 है, ये है वो हिडन हीट जो आपको ज्यादा परेशान करती है। क्या ये बात सभी को समझ आई। अब ऐसी प्रोसेस आइस और वाटर में भी हो सकती है ना। आइस और वाटर में आप बताओ उल्टी प्रोसेस हो जाएगी, वहां लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, अगर इतना क्लियर है सभी को तो भैया पहले कुछ आंसर कर ले। चलो ये वाला आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। चलो लास्ट कुछ क्वेश्चन है बेटा, फिर इसके बाद इवेपोरेशन। सर 10 साइंस कल पढ़ाएंगे ना, कल 10th का लाइव है, समझ गए। चलो भैया जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्वेश्चंस। अरे मुझे करना पड़ता है, आप देखो मैं पिछले 2.5 घंटे से आप मेरी वॉइस का जो होता है ना, वॉइस का लेवल जो होता है ना, उसको डिवाई में डेसी मतलब आप उसको उसकी लाउडनेस पे नापोगे ना तो मेरी कांस्टेंट मिलेगी। और 2.5 घंटे की क्लास के बारे में नहीं कह रहा हूँ, 10 घंटे ही पढ़ा रहा हूँ तो इतनी मिलेगी, वो करना पड़ता है। और मैं नहीं, ऐसे बहुत अच्छे टीचर्स हैं इंडिया में जो उसी एनर्जी को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों का मोटिवेशन इस कैमरे में, इस नॉन लिविंग थिंग में देख के मुझे समझना पड़ता है कि एक बच्चा अपने घर में बैठा होगा और ऐसे कितने सारे बच्चे बैठे होंगे, तो वो एनर्जी हमें मेंटेन करनी पड़ती है। तो सोचो हमें कितनी एनर्जी लगती होगी इस कैमरे को देख के बोलना है जिसमें कोई नहीं है, जो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इमेजिन करना है कि यहाँ बच्चे बैठे होंगे, है ना। ए को लॉक कर दिया जाए, बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी आपको समझ आ गया है कि हीट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड तोड़े। भाई आप खतरनाक बच्चे हो यार सारे के सारे। माजिद गलत आंसर है बेटा। 10th का लाइव कल होगा 7:30 बजे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, जल्दी बताओ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम थोड़ा सा बाद में लेंगे, पहले इसको बताओ, ये वाला बताओ। चलो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये देखें कितने लोग बता पा रहे हैं, इसका बताओ। पिया दे
आजकल कोई नए गाने नहीं आ रहे क्या मार्केट में? पा 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 What happens to the density of water when it freezes? दिमाग लगाओ भाई, लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, सोचो अभी सब समझाया था आपको। लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो डेंसिटी इसकी D1 है, इसकी D2 है। भाई ऑब्वियसली बात है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, तो इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज हो जाएगी। गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। डेंसिटी ऑफ वाटर व्हेन इट फ्रीजेस इनटू आइस मेरे बच्चे। बी कैसे दे रहे हो वाजिद? आप तो गलत ही आंसर दे रहे हो बेटा। इंक्रीज होगी डेंसिटी, ठीक है। चलो इनमें से कौन सा डिपोजिशन है, फिर इवेपोरेशन स्टार्ट करते हैं, लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर माजिद गलत आंसर था आपका, लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद इवेपोरेशन। गैस टू सॉलिड है ना। चलो ये वाला बता दो, द फिनोमेना ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। मतलब देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाते हैं। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, आप सोचो वो कौन से वाटर मॉलिक्यूल है, वो एयर में जो पानी है ना वो ठंडा हो रहा है, वो एयर का पानी ठंडा हो रहा है। कैसे ठंडा हो रहा है अब ये समझो, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हो कैसे रहा है सर? तो आप सोचो, ये ठंडा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ठंडी होती है ऑलरेडी, तो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी गर्म होते हैं, मतलब मॉइस्चर जो है वो इधर टकराते हैं, तो यहाँ पे कोल्डनेस है और यहाँ पे हॉटनेस है। वो क्या करते हैं, तो ये जो ठंडी बॉटल है वो उस गर्म पानी से, मतलब जो गर्म एयर पार्टिकल उससे हीट ले लेती है। अब उससे हीट लेती है तो उसको गैस से जब हीट लोगे तो पार्टिकल पास आएंगे, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। तो वही पानी आपको यहां दिखता है ना, वही पानी आपको यहां दिखता है ना। तो कंडेंसेशन होता है। फिर से प्रोसेस समझना है, अच्छे से सुनना है, फिर खुद से इसकी फील लेनी है। क्या बताया सर ने भाई, दो गर्म और ठंडी चीज को साथ लाओगे तो ऑब्वियसली बात है, एक क्या ज्यादा हीट है, इतना समझ आ गया, क्या कम हीट है ना। तो होगा क्या कि जो हीट है वो हाई से लो की तरफ जाएगी। ये तो हमने कितना इजीली समझ लिया। डिफ्यूजन तो होता इसलिए है ना, हीट जहां ज्यादा है वहां ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो दूर जाना चाहती है, हीट कम होना चाहती है, वो कहां चली जाएगी, कोल्ड चीज के पास चली जाएगी। तो यहां पे जो बाहर के पार्टिकल हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा तो हीट उनके पास है, वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक उनसे हीट ले लेती है, थोड़ी गर्म हो जाती है और उनको ठंडा कर देती है, पानी में कन्वर्ट कर देती है। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, ये क्वेश्चन भी बाद में लेंगे और एक ये क्वेश्चन भी बाद में लेंगे, ठीक है। एक और बात आप लिख सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताई है उसको आप फिर से लिख सकते हैं, फिर एक बार प्रेशर का और देखेंगे। एक और चीज आप लिख सकते हैं बेटा, वो ये कि हीट फ्लोज है ना, हीट आपको समझ आ गया होगा कि हीट जो है जो नेचुरली फ्लो करेगी, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसको भी मैं समझा देता हूं, है ना, इसको भी मैं समझा देता हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया, हाई टेम्परेचर का मतलब हाई वाइब्रेशन, हाई टेम्परेचर का मतलब हाई वाइब्रेशन पार्टिकल के। अगर हाई वाइब्रेशन है तो वहां जाना चाहते हैं जब वाइब्रेशन लो हो, है ना। वो अपने आप को थोड़ा सा कम एनर्जी पे, हर चीज अपने आप को कम एनर्जी पे लाना चाहती है। तो हीट जो है, अभी के लिए बस आप इतना ही समझो, इससे ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। जब मैं और कभी सेकंड वन शॉट कराऊंगा तो इस पर और मेहनत करवाऊंगा, है ना। लेकिन हीट जो है वो हाई से लो जाती है। इसको आप नेचुरली देख सकते हो। अगर आप पानी में आइस डालते हो तो होता क्या होगा, सोचो। पानी ज्यादा हीट है, पानी का ज्यादा टेम्परेचर, आइस का कम है, तो पानी से हीट आइस में जाती है, आइस हीट लेती है और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते जाती है ना। पानी हीट देते जाता है तो खुद ठंडा होते जाता है। कितना सिंपल है ना। तो आइस प्लस वाटर से समझ भी आ रहा है। अब हम थोड़ा सा प्रेशर और प्रेशर का इफेक्ट समझ लेते हैं भैया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले ये प्रेशर क्या बला है सर, प्रेशर क्या चीज है?
बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। देखो अगर कोई कंटेनर है, बहुत आराम समझना, बहुत सिंपल तरीके से समझना। अगर कोई कंटेनर, आप ऐसे भी छोड़ो, आप पंखे के नीचे खड़े होते हो, आपको हवा टकराती हुई फील होती है कि नहीं होती, बताओ। सर होती तो है। तो क्या मैं कह सकता हूं हवा के पार्टिकल आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं? बिल्कुल कह सकते हो सर, तभी तो फील हो रही है, वो फोर्स ही तो है जो फील हो रहा है। तो सर क्या फोर्स ही प्रेशर है? मैं बोलूंगा नहीं, आराम समझो, फोर्स प्रेशर नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि फोर्स से ही प्रेशर आता है, लेकिन क्योंकि हवा के एटम बहुत रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि और मेरे हाथ पे यहां पे हवा फील हो रही है, मेरे हाथ पे, मैं कहूंगा मेरे हाथ पे हवा फील हो रही है। तो जब फोर्स को हम एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जब फोर्स को हम एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्रेशर। बड़ा सिंपल है, फोर्स को हम किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा? एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों करना पड़ा इसका, क्यों इसको लाना पड़ा दुनिया में? क्योंकि जो लिक्विड और गैसेस होते हैं ना, वो बहुत रैंडमली मूव करते हैं। हम प्रॉपरली नहीं कह सकते कि भाई उसमें एक पॉइंट पे हम कहीं पे, जैसे पानी है, पानी में कहीं पे सोचो एक जगह फोर्स लगाऊं तो क्या पानी, क्या होगा? वो पानी वहां से हट ही जाएगा, क्योंकि उसके बॉन्ड वीक होते हैं। तो पानी में तो कहां, तो हम इसमें एक चीज और लिखेंगे कि प्रेशर इज नॉर्मली यूज्ड फॉर, किसके लिए? नॉर्मली यूज्ड फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, है ना। प्रेशर को हम नॉर्मली लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए यूज करते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको जो नॉर्मली भी एयर फील हो रही है ना, वो भी एक प्रेशर ही है। या फिर प्रेशर को और अच्छे से फील करना, और इंटेंसली फील करना हो, तो आप देख सकते हैं वो आपको हवाई जहाज में होता है ना। हवाई जहाज में कैसे, वैसे तो कोई भी जगह फोर्स लग रहा है तो प्रेशर ही है बेटा। जैसे ही आपने हाथ पकड़ के अपने आप को ऐसे दबाया ना, ये जो फीलिंग है ये प्रेशर है। ये फोर्स को जब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रेशर है। तो आपको ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। जब भी कोई फोर्स आप पे लग रहा है, उसको आप एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्रेशर है। तो आपको कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल क्यों सोचने हैं, है ना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात है, आप ये बताओ कि प्रेशर का स्टेट पे क्या फर्क आएगा। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर इंक्रीज करने से बॉन्डिंग वीक होगी या स्ट्रांग? दिमाग लगा के बोलना। प्रेशर बढ़ाना मतलब कि फोर्स बढ़ाना, है ना। तो प्रेशर बढ़ाने से, आराम से बता दो, प्रेशर बढ़ाने से बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी या वीक? बताइए। तो जब आप प्रेशर लगाओगे, क्या लगा रहे हो? प्रेशर लगा रहे हो मतलब फोर्स लगा रहे हो। फोर्स लगा रहे हो तो पार्टिकल पास आएंगे। अब देखो, अब आप ये सोच रहे हो कि सर कौन सा प्रेशर है, ये दूर वाला है पास वाला? जब भी हम प्रेशर लगाते हैं तो बाहर से प्रेशर की बात कर रहे हैं, बाहर से लगा रहे हैं, याद करना, याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं इधर बात करूं, अगर मैं प्रेशर दिखाऊं आपको विजुअली, तो अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस में चले जाऊं तो आपको यहां समझा सकते हो। देखो, तो जब मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं तो मैं यहां से प्रेशर की बात कर रहा हूं, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ठीक है। जब भी मैं प्रेशर की बात करूं तो याद रखना यहां से बोल रहा हूं। अब बताओ, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, पार्टिकल पास आएंगे या दूर जाएंगे? जल्दी बता दो, है ना। ये मैं इसलिए विजुअली दिखाया कि आपको याद रहे कि जब भी प्रेशर लगाने की बात हो रही तो बाहर से प्रेशर लगाने की बात हो रही। बताइए भैया, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉन्डिंग क्या होगी? पार्टिकल पास आएंगे, पार्टिकल पास आएंगे, स्ट्रॉन्ग। क्या बात है यार, मेरे को लग रहा था आप लोग फंस जाओगे, लेकिन आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। प्रेशर इंक्रीज होगा देन बॉन्डिंग विल इंक्रीज। और बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो बताओ, सॉलिड से लिक्विड जाओगे या लिक्विड से सॉलिड? खुद ही बता दो। अब तो आप बता दोगे, अब तो आप खुद बता दोगे। तो प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड जाने की पॉसिबिलिटी है, लिक्विड से सॉलिड? बताओ। तो प्रेशर बढ़ाने से ये होता है बेटा, गैस सॉलिड में गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, ये होगा। हाँ बहुत बढ़िया, लिक्विड से सॉलिड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक यू हैव अ बेसिक फील, है ना, फील आ गई आपको कि प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है और प्रेशर बढ़ाने से स्टेट कैसे चेंज होगा, वो भी हमें समझ आ गया। अब हम लास्ट चीज पे चलते हैं, वो है हमारी इवेपोरेशन, है ना। लास्ट प्रोसेस है हमारी इवेपोरेशन, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, लास्ट टॉपिक है, आराम से समझ लेते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। देखो, इवेपोरेशन जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बेसिकली कुछ नहीं है, लिक्विड से गैस का ट्रांजिशन है, लिक्विड से गैस का ट्रांजिशन है, लेकिन कैसे? तो वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इवेपोरेशन देखो तो समझते हैं क्या डिफरेंस है। मान लेते हैं, यहां पे देखते हैं, देखो मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है और हमने उसको एक सनी डे में छत पे रख दिया, है ना, सूरज निकला हुआ है, धूप निकली हुई है और उनको उसको अपने छत पे रख दिया। क्या होगा, क्या होगा? आप थोड़ी देर में आके देखेंगे तो आप देखेंगे पानी कम हो जाएगा। क्या ये बात सही है? अगर यहाँ पे सूरज है, मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे पानी जो है वो कम हो जाएगा। पानी कम क्यों हुआ ये समझते हैं, पानी कम क्यों हुआ ये समझते हैं। हुआ क्या होगा बेटा, देखो इसको पूरी प्रोसेस को समझो। यहां से हीट आ तो रही है कॉन्टिन्यूसली, उस हीट ने ये सरफेस के जो पार्टिकल, ये सरफेस के जो पार्टिकल्स है ना, ये सरफेस के जो पार्टिकल्स है, इन सरफेस के पार्टिकल को गर्म करना स्टार्ट किया, सरफेस के पार्टिकल को गर्म करना स्टार्ट किया। अब आपको पता है जब गर्म टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉन्डिंग वीक होती है, और इतना गर्म कर दिया थोड़ी देर में कि यहां से आपके जो पार्टिकल हैं वो किस में कन्वर्ट होने लगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगे। किस में कन्वर्ट होने लगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगे। तो ये जो हीट आ रही है वो क्या करती है, सरफेस के पार्टिकल्स को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने लगती है। अब आप आराम से सोचना, बहुत आराम से सोचना, दिमाग लगाना कि जब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी, जब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है हीट को तो लेके कन्वर्ट हो रही है, ये तो नेचुरल प्रोसेस आई, है ना। बट ये प्रोसेस अलग अलग तरीके से आपको दिखेगी, अभी हम देखेंगे कैसे। पहले तो कुछ एक चीज देख लेते हैं कि ये जो इवेपोरेशन अगर आपको समझ आ गया, क्लियर है, मतलब ये तो बहुत बेसिक सी प्रोसेस है। ये इवेपोरेशन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो बताओ सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगी। अगर सरफेस पे इवेपोरेशन हो रहा है ना, है ना, अगर सरफेस पे इवेपोरेशन हो रहा है तो बताओ सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, तो इवेपोरेशन विल इंक्रीज, इवेपोरेशन विल इंक्रीज। क्यों भाई, बताओ क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा सरफेस पे पार्टिकल उतना ज्यादा इवेपोरेशन। चलो टेम्परेचर वाली बात और कर लेते हैं, फिर ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड पे बात करेंगे। टेम्परेचर पे बताओ, टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर पे क्या होगा? हीट की जरूरत पड़ती है, याद रखना, इवेपोरेशन की। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगा? इवेपोरेशन विल, हाँ बेटा क्या डाउट है, पूछ ले गुंजन। इंक्रीज। अब मेन बात आती है, ह्यूमिडिटी बढ़ाने से क्या होगा, बताओ। हाँ जी, बताओ भाई। अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, ये तो समझ लो पहले ह्यूमिडिटी का मतलब क्या। देखो यहां पे इवेपोरेशन मान लो इस लिक्विड में हो रहा था, है ना, यहां पे अलग लिक्विड है, इसमें इवेपोरेशन करवाना था। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ऑलरेडी बाहर जो है वो मॉइस्चर के पार्टिकल ज्यादा होते हैं, ऑलरेडी ज्यादा होते हैं। तो देखो अगर यहां पे मॉइस्चर के पार्टिकल ऑलरेडी ज्यादा है, और ह्यूमिडिटी कब होती है, जब ऑलरेडी बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो मतलब इवेपोरेशन से ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है। पहली चीज आप ये समझ लो। अब जब यहां पे ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, ह्यूमिडिटी कहते हैं।
तो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो वो नए पार्टिकल को यहां एंटर करने से क्या करती है, रेजिस्ट करती है, नए पार्टिकल्स को और उस सराउंडिंग में आने से क्या करती है, रेजिस्ट करती है, कि ऑलरेडी वहां पे मॉइस्चर के पार्टिकल ज्यादा हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस वो कम मेंटेन करती है। आप ऐसे समझो कि मेनली इट्स अबाउट टेम्परेचर डिफरेंस। जब यहाँ पे कुछ नहीं था, जब यहाँ पे कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली ड्राई एयर थी, तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा था। अब क्या यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी गर्म मॉइस्चर एयर है, जिसमें ऑलरेडी पानी है थोड़ा थोड़ा, मतलब ऑलरेडी मॉइस्चर के फॉर्म में वहां पे पानी है जो थोड़ा गर्म है, तो वो क्या करता है, वो आपके इवेपोरेशन के रेट को स्लो करता है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होती है, स्लो होती है। मैंने डिटेल में इसको ऑलरेडी आप लोगों को समझा रखा है। आई होप आपको इसका लेकिन नुआंस पूरा क्लियर हो रहा होगा। और लास्ट क्या है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन इसलिए इंक्रीज होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा टूटने लगेंगे, ज्यादा हीट है ना आपके पास, तो जितने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे इवेपोरेशन उस हिसाब से बढ़ते जाएगा। विंड स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, तो विंड स्पीड बढ़ाने से भी भाई, विंड स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, जो ऊपर के पार्टिकल है वो हटते जाएंगे, मॉइस्चर वाले पार्टिकल हटते जाएंगे, तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा हो जाएगा। देखो इसमें क्योंकि ये रिलेटेड तो ह्यूमिडिटी से ही है ना, तो इवेपोरेशन विल इंक्रीज, क्योंकि विंड क्या करेगी, जो जस्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो वस्ट पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं, उनको हटाते जाएगी, उनको हटाते जाएगी, उनको मूव करते जाएगी, तो नए पार्टिकल और इवेपोरेट होते जाएंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है जी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर है बताओ। और इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन आने वाला है, परफ्यूम वाला। वो क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बताएगा। परफ्यूम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि परफ्यूम जब लगाते हो तो ठंडा क्यों लगता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले इसका आंसर दो जल्दी से, क्या है। केवी के बच्चे कौन कौन है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, बताइए भैया। तो शिवानी ए बोल रही है, आस्था डी बोल रही है, और शाइनी ए बोल रही है। अच्छा, तो भैया अगर आप जो, तो ये अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है, प्लेट होता है। आप सिंपल ये समझो, जिसमें आप चाय पीते हो ना, तो बोल रहा है कप में चाय जल्दी ठंडी नहीं होती, प्लेट में क्यों ठंडी होती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट, एटम के कॉन्टैक्ट पॉइंट बढ़ जाते हैं। ज्यादा एटम सेम टाइम पे कॉन्टैक्ट में आ गए ना हीट से, तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी। चलो ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी कैसे ठंडा हो रहा है इवेपोरेशन से। इसका नहीं, मैं चाहता हूं पहले आप ये वाला, पहले ये आंसर करो। ये समझना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है समझना। ये बहुत जरूरी है समझना। फिजिक्स का लेक्चर बेटा, फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। और इस बार मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं पढ़ाने का तरीका। अब मैं फिजिक्स को ना, मतलब एक चैप्टर को 3 लेक्चर में निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब कि थोड़ा लेक्चर का साइज बढ़ा दूंगा, 1.5 घंटे का रख लूंगा, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, 1 से 1.5 घंटा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब 3 से 4 लेक्चर में खत्म करें, बहुत स्लो नहीं करें। फिर दूसरी बार भी करवाऊंगा, अभी तो बहुत बार करवाऊंगा। चैप्टर तो हमारे 8 ही हैं, 7-8 तो चैप्टर ही है, साल भर पढ़ना है, बहुत बार पढ़ेंगे। तो इसका आंसर तो जो है ना, इसका आंसर तो जो है वो तो ये है बेटा, लो लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपरेशन। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि होता क्या है। देखो, जैसे आपका यहाँ पे ये हाथ है, मान लेते हैं ये आपका हैंड है ना, बस अभी के लिए ऐसे ही समझ, नहीं तुम नहीं समझोगे ना। मान लेते हैं ये हमारा हैंड है, ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारा हैंड है, ये हमारा हैंड है। अब इस हैंड पे हमने क्या किया, बहुत ध्यान से समझना होता क्या है। हमने परफ्यूम के पार्टिकल्स स्प्रे किए। तो जैसे ही आप परफ्यूम के पार्टिकल स्प्रे करते हो, होता क्या है, परफ्यूम जो है वो कह लो वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन उसका मन होता है, मतलब जिस चीज से परफ्यूम बना होता है ना, वो एक ऐसी चीज से बना होता है जो स्टेबल होता है, या जिसका मन है, या जिसका नेचुरल स्टेट है गैसियस स्टेट। समझना ध्यान से, परफ्यूम जिससे बना है वो एक गैसियस चीज से बना है। जैसे कि आपकी गैस होती है, वो होती तो लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में, लेकिन एक्चुअली में गैस है। उसको प्रेशर लगा के क्या, तो अब देखो अभी हमने पढ़ा था
प्रेशर लगाएंगे पार्टिकल पास हो जाएंगे। तो हमने क्या करते हैं, परफ्यूम कैसे बनता है, गैसेस को पास लाके ना लिक्विड बना लेते हैं और वो परफ्यूम हो जाता है। अब होता क्या है, जैसे ही आप उसको हाथ पे डालते हो उसे गैस बनना है। अब वो गैस कैसे बनेगा, सोचो, परफ्यूम किस स्टेट में, लिक्विड में। सोचो गैस बनने के लिए उसको हीट चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, परफ्यूम को हीट चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ, हीट देनी, परफ्यूम को हीट चाहिए कि नहीं चाहिए गैस बनने के लिए, चाहिए ना। तो इसको हीट चाहिए, वो हीट कहां से आएगी, वो हीट, ये क्या करता है, दिस परफ्यूम एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम हैंड, वो हैंड से हीट ले लेता है। दिस परफ्यूम एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम हैंड एंड उसका यूज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, एंड कन्वर्ट्स टू गैस, एंड कन्वर्ट्स टू गैस। तो अब इसने हीट कहां से ली, आपके हाथ से ली, आपके हाथ से ली, तो आपके हाथ ने हीट लूज करी है गेन करी, जल्दी बता दो, आपके हाथ ने हीट लूज करी है गेन करी। तो यहां पे आपके हैंड ने, हैंड या सरफेस ऑफ हैंड लूजेस हीट, सरफेस ऑफ हैंड लूजेस हीट, इसीलिए आपको क्या लगता है, इसलिए आपको क्या लगता है, इसलिए आपको ठंडा लगता है। चमका क्या ये भैया, ये चमका क्या डिटेल में, पूरी प्रोसेस चमकी क्या डिटेल में, बताइए। तो अब आप ये भी बता दोगे, अब ये आप ये भी बता दोगे, बताओ मटका ठंडा, पानी मटके में अपने आप ठंडा कैसे हो रहा है, रखा रखा मटका पानी कैसे ठंडा कर दे रहा है भाई, रखा रखा मटका पानी इसलिए ठंडा कर दे रहा है क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ है और आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसमें छोटे 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 बहुत सारे होल्स हैं। सर उन होल से क्या हो रहा है, उनसे पानी बाहर आ रहा है, लेकिन वो पानी बाहर आते ही वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसे हीट चाहिए, वो हीट वो कहाँ से ले रहा है, वो पानी के अंदर से ले रहा है, वो पानी के अंदर से हीट ले रहा है। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि बाहर की गर्म हवा, बाहर की गर्म हवा इन छोटे छोटे होल में से पानी से टकराती है और हीट लेते जाती है, हीट लेते जाती है। तो हीट कहां जा रही है, हीट जा रही है बाहर, हीट जा रही है आउट, और पानी होते जा रहा है वाटर बिकम्स कोल्ड, एग्जैक्टली लाइक हमारा हाथ। किस किस को, हमारे हाथ पे परफ्यूम जो ठंडा करता है, वो प्रोसेस यहां से रिलेट करते बन रहा है। समझ आया पानी कैसे ठंडा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाथ ठंडा होता है। बाहर की हवा, वहां तो परफ्यूम था नॉर्मली मटके में, इसलिए मटका धीरे धीरे ठंडा करता है। लेकिन एक बार इसलिए मटके में आप देखो, मटके में अगर हम गीला कपड़ा लगा दें तो वो बहुत बढ़िया रहता है। क्यों, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस हीट खींचते रहेगा। फिर बाहर उसकी गर्मी है, बाहर की गर्मी की अगर ये कॉन्टिन्यूस हीट खींचते रहेगी तो वो अंदर की हीट खींचते रहेगी और वो गर्म होते रहेगा। तो आप देखो वो कपड़ा भी हमेशा गीला रहता है। तो इसमें क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू क्ले, इवेपोरेशन थ्रू माइक्रोपोर्स। अब इसका सही ऑप्शन क्या है, रेडिएशन या रिफ्लेक्शन, बताओ इसका सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन क्या है, ए बी सी या डी। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। देख ले, एक आध क्वेश्चन और बचा है क्या हमारे पास। चलो लास्ट क्वेश्चन ये बता दो, फिर यहां पे सेशन को करेंगे डंडन लंडन, खत्म करेंगे आज का सेशन। फिर लास्ट क्वेश्चन ये बताओ जरा। तो यहां पे हमारा चैप्टर 1 का फाइनल वन शॉट खत्म होता है बहुत बेहतरीन तरीके से। और आई होप कि फाइनली अब आपका चैप्टर 1 पे होल्ड आ गया हो। अभी हम इसके और सेशंस भी करेंगे, हम न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे, हम बहुत कुछ करने वाले। न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज फिर से करेंगे। जब आपका 1-2 हफ्ते निकल जाएंगे, वीक होने लगेगा, मैं फिर से लेके आऊंगा ये चैप्टर, चिंता मत करो, वन शॉट भी करेंगे। तो इसका आंसर लोग बता रहे हैं लाइट कलर क्लोथ आर प्रेफर्ड इन समर। अब बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं गलत भैया, इसका आंसर है बी। इसका ना ये है, तो इसमें दो चीजें हैं बेटा, लाइट कलर्ड एक अलग चीज है, कॉटन एक अलग चीज है। कॉटन की खास बात ये होती है कि कॉटन पोरस होता है। क्या होता है,
पोरस होता है, पोर्स होते हैं। तो आप समझ गए, पोर्स होते हैं तो बाहर की हवा हमारे सरफेस पे, हमारे हाथ पे पड़ती है और हीट लेती है हमारी बॉडी से, और खुद मतलब हीट, क्योंकि वो उसके पास हीट है तो हमारी बॉडी से हीट लेते जाती है, तो हमारी बॉडी ठंडा फील करती है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप पढ़ोगे कहाँ पे, जो आप पढ़ोगे 11th क्लास में, से कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप ज्यादा मत सोचो, आप बस ये समझो लाइट कलर के जो क्लोथ होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बात ऐसी है ना, ये बात समझ ना भी आए, याद भी रह जाए तो चल जाएगी बेटा, कि रिफ्लेक्ट एंड अलाउज एयर सर्कुलेशन, क्योंकि पोर्स होते हैं तो एयर सर्कुलेट होते रहती है। हाँ, वी क्विज करेंगे हम इसका बहुत जल्दी, है ना, वी क्विज करेंगे अच्छे से, मतलब वी क्विज मेंटी क्विज जैसा ही होता है, बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है जी। उफ, फाइनली वी आर डन विथ आवर लाइव लेक्चर। एंड अब आप मुझे कमेंट में इसके बाद बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। मैं जो मोशन चैप्टर है इसके बाद, एक बार वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद बताइए कि जो मोशन चैप्टर है, मेरी ये प्लानिंग है कि मैं उसको 3 बड़े बड़े लेक्चर्स में करवा दूं, वैसे करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं मैं उसको 5 से 6 लेक्चर्स में आराम से एक सवा घंटे क्लासेस ले करवाऊं। तो ऐसा मैं तो सोच रहा हूँ 3 बड़े लेक्चर्स में करवा दूं 1.5 घंटे के, बट आप बताइएगा बाद में, है ना, क्योंकि मैं अभी तो देख नहीं पाऊंगा, कमेंट्स अभी देखूंगा, फिर बाद में भी बच्चे कमेंट्स करते हैं तो उस हिसाब से बताइएगा। अब हमारा लेक्चर होगा परसों बेटा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हमारी क्लास होती है, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, अच्छे से। अब बहुत मेहनत की, मैं कुछ बच्चों को तो सच में नाम लेना चाहूंगा। यशिका, अंश को मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग से। महक तो लेट आई आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है। नम्रता भी बीच में आई थी, है ना, साइनी भी बीच में आई थी। कोई, हाँ बेटा सारी क्लासेस आएंगी बेटा, आपके 4 सब्जेक्ट है ना, सभी आते हैं यहाँ पे। बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं लेता हूँ, बायोलॉजी कृषि मैम लेती है, एसएसटी आपकी वर्षा मैम लेती है, किशोर सर आपके मैथ्स लेते हैं, भूमिका मैम आपकी इंग्लिश लेती है। तो सब कुछ हमारा शेड्यूल आपको यहाँ मिल जाएगा। 6 PM से क्लास डेली स्टार्ट हो जाती है और रात तक चलती है ना, डेली 2 क्लासेस होती है आपकी। शिवानी भी स्टार्टिंग से बैठी हुई है, आस्था भी स्टार्टिंग से बैठी हुई है, ये मेरे को पता है, देखा है मैंने। तो याद रखना, थर्सडे से हम अपना मोशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मजा आ जाएगा, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज ऑन, आज ट्यूसडे है तो हम मिलेंगे अब थर्सडे को 7:30 बजे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर। बाय एवरीवन, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, बाय बाय बाय। कमेंट में बताइएगा 3 लेक्चर में करना है या 5 लेक्चर में।